फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमने अपने टॉपिक हिंदी मीडियम में क्लास 6 का ज्योग्राफी सौरमंडल में पृथ्वी को उठाया है। दोस्तों, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पता होगा हर एग्ज़ाम के साथ साथ IAS PCS में भी पूछा जाता रहा है। तो आज आप मेरे साथ केवल आधे घंटे टाइम दें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं या आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपका तैयार करवा दूंगा। तो चलिए आज एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर क्या समझाना चाह रहा है, क्या कह रहा है। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कह रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते हैं, बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। दोस्तों, जब भी शाम होता है, शाम में जब आकाश में आप देखोगे, जैसे शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने के बाद, इस टाइम पे देखेंगे तो आपको 1 ही 2 तारा दिखाई पड़ेगा। बाकी पूरा आकाश जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, एक भी तारे ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं। रीजन क्या है? कह रहा है कि लेकिन जैसे ही अंधेरा होता जाता है, सूर्य डूब जाता है, वैसे ही तारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आप कितने तारे हैं उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। कह रहे संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार चमकीले तारों से भर जाता है और कुछ तारे क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। कुछ तो साफ दिखाई पड़ते हैं और कुछ जो दूर हैं हमसे वो दिखाई नहीं पड़ते। कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जैसे हीरे टिमटिमाते हैं, हीरे शाइनिंग करता है, वैसे ही हमारा जो तारा है वो शाइनिंग करता है, वो चमकता रहता है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कुछ जो तारे हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा तेज़ चमकता है, कुछ थोड़ा डिम चमकता है, यानी कम चमकता है। तो इसका रीज़न क्या है आगे हम देखेंगे। हालांकि इसका रीज़न तो बहुत साफ है कि जो हमसे नज़दीक हैं वो ज़्यादा चमकीले दिखते हैं, जो हमसे जो बहुत ज़्यादा दूर हैं वो कम चमकीले दिखते हैं। ये तो ऐसे ही बात है, आगे हम देखेंगे हरी चैप्टर में। पहले समझा दूंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि आपने कभी आकाश में शाम के समय आपने हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा होगा। जब वो नज़दीक होता है तो बड़ा दिखाई देता है, जब वो दूर जाता है तो छोटा दिखाई देता है। जब कोई पक्षी नज़दीक होती है तो बड़ा दिखाई देता है, जब वो दूर चला जाता है तो छोटा दिखाई देता है। सेम ऐसे ही कंडीशन है दोस्तों कि जब जो तारे हमसे नज़दीक हैं, धरती से नज़दीक है, वो बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, और जो दूर हैं वो छोटा दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। कह रहे कि चमकीले वस्तुओं के साथ साथ चंद्रमा को भी देखते ही हो गया। तो चंद्रमा पूरी तरह गोल जो है महीने में 1 दिन दिखाई पड़ता है, और जिस दिन चंद्रमा पूरी गोल दिखाई पड़ता है उसे पूर्णिमा वाली रात कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि पूर्णिमा क्या होती है। पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र, या इस तरह से ऑप्शन देगा तो आपको लगाना है, समझना है पूर्ण चंद्र की रात्रि को। और पूर्णिमा 1 महीने में केवल 1 बार होता है, 2 बार पूर्णिमाएँ नहीं होती। वो रेयर केस में कभी कभार पूर्णिमा 1 महीने में 2 बार हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 1 ही बार होता है। कह रहे उसके बाद जैसे ही 15 दिन के बाद फिर क्या होता है, 15 दिन के बाद आधा चांद दिखना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग होता है जब चांद, जो उसे न्यू मून कहते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं।
ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से देख सकते हो। जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन अगर आप चंद्रमा को देखेंगे, क्योंकि उस दिन चंद्रमा तो उगता नहीं है, तो चंद्रमा पूरा आकाश अंधेरा रहता है, और उस दिन अगर आप आकाश को देखेंगे तो पूरा आकाश जो है टिमटिमाता हुआ, पूरा आकाश जो है वो हीरे से जड़ा हुआ आकाश आपको दिखाई पड़ेगा। कह रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? भैया जी, आप दिन में जब सूर्य की रोशनी आती है तो उस समय चंद्रमा क्यों नहीं दिखता, उस समय तारे क्यों नहीं दिखता? इसका क्या रीजन है? कह रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य की ये चमक है इतनी अधिक है कि उसके कारण छोटे छोटे तारों की जो चमक है वो डिम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाता है। इसीलिए दिन में तारे का जो लाइट है, प्रकाश है, तारा जो चमकता है वो नहीं चमक पाता, उसे हम नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही सूर्य की रोशनी हमसे गायब हो जाती है, दूर चली जाती है, तो वैसे ही हम तारों को चमकता हुआ देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि खगोलीय पिंड क्या है। ये सीटेट में बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है। सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये तीनों को मिला करके खगोलीय पिंड कहलाता है। यानी जो भी चीज़ें रात में आसमान में चमकता है, या सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो खगोलीय पिंड कहलाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कह रहा है, कुछ जो खगोलीय पिंड हैं वो बड़े आकार साइज का होता है और बहुत हॉट भी होता है, गर्म भी होता है। कह रहे हैं रीज़न क्या है कि जो गर्म क्यों होता है, क्योंकि वह बहुत सारी गैसों से मिलकर के बना हुआ होता है इनके पास। और जो गैसों से मिलकर के बना हुआ होता है उनके पास अपना हीट और लाइट दोनों होता है। इसी प्रकार वो हीट और लाइट लगातार कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस करता है। इसी कारण से बड़ी मात्रा में जो उत्सर्जित करता है, इन सारे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जो भी तारा है। और सूर्य भी एक तारा है। अब क्वेश्चन यहाँ आ गया, पेपर में आता है, सूर्य क्या है? चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है, एक तारा है, या खगोलीय पिंड का एक भाग नहीं है? तो सूर्य एक तारा है। इसे याद रखेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। दोस्तों, रात अगर हो रहा है, जब रात होता है तो अनगिनत तारे सूर्य के समान ही चमकते हैं। कोई तारा तो ऐसा लगता है कि सूर्य से भी ज़्यादा चमकता हो, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या हीट को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमसे नज़दीक होगा वो बड़ा दिखाई पड़ेगा, और अगर उसके पास अपना लाइट है, हीट है, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हमसे दूर चला जाएगा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपने हवाई जहाज़ को देखा होगा, अगर पास है तो बहुत दूर, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि जो हवाई जहाज़ हमसे आकाश में बहुत दूर चला जाता है तो वो पक्षी के समान दिखाई पड़ने लग जाता है। तो जो भी ऐसे ग्रह, उपग्रह हैं, जितने नज़दीक हैं वो उतने बड़े साइज में दिखाई पड़ते हैं, और जितने दूर हैं हमसे वो उतने ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आगे है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हो। जब आप शाम के टाइम में, रात के टाइम में जब कभी चेयर लेकर के अपने छत पे बैठोगे तो आपको अनेक सारे तारों का ग्रुप दिखाई पड़ेगा, लगेगा ग्रुप में कई सारे तारे हैं। तो जो ग्रुप में तारे दिखाई देते हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी का
इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब अर्सा मेजर जो है कई सारे तारों के समूह को नक्षत्र मंडल, और अर्सा मेजर जो है इसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है, कई सारे तारों का ग्रुप है, उसे अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ आएगा, अर्सा मेजर क्या है? कई सारे तारों के समूह, कई सारे तारों के समूह, कई सारे ग्रहों उपग्रहों के समूह, कई सारे उपग्रहों के समूह, इनमें से कोई नहीं। तो कई सारे तारों के समूहों द्वारा जो आकृति फिगर बनाया जाता है वो नक्षत्र मंडल, और अर्सा मेजर भी नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है, एक भाग है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सात ऋषि या 7 तारों का समूह है। आपने सप्तऋषि को देखा होगा नॉर्थ साइड, जब भी आप आकाश में बैठो तो अपने दिशा में नॉर्थ साइड, जहाँ सूर्य उगता है वो पूरब, आपके पीछे साइड पश्चिम, और उत्तर साइड नॉर्थ साइड अगर आप देखेंगे अपने आसमान को तो आपको जो है सप्तऋषि तारा दिखाई पड़ेगा। और सप्तऋषि तारे में 7 तारे, 7 तारों का एक समूह होता है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारा, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। यानी आप अगर आकाश को देखोगे, निहारोगे, तो आपको नॉर्थ साइड में 7 तारों का समूह और सारे चमकीले दिखाई पड़ेंगे, तो उसे हम लोग जो है सप्तऋषि कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये देखिए कि एक लड़की जो है किस तरीके से यहाँ खड़े होकर के 7 तारों के समूह को देख रही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखिए सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह है, और इससे 7 तारों से थोड़ा सा दूर जो है सबसे चमकने वाला तारा ये ध्रुव तारा कहलाता है। तो यहाँ से जो सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह है, वो उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ये यूपीएससी में आईएएस में इक्वेशन 2008 में आया हुआ है कि सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों का समूह। सप्तऋषि किस दिशा को प्रतीक सिंबल करता है? तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आज से 50-100 साल पहले भी तक लोग जो है अगर रात में कहीं जाते थे, जनरली पहले गाड़ी वगैरह तो होता नहीं था, तो पहले अगर लोग पैदल ही चलते थे तो कई बार रात में भी लोग इधर उधर आना जाना करते थे। उस समय जब लोग चलते थे तो तारों को देख करके वो अंदाज़ा लगाते थे कि भाई कौन सा दिशा जो है वो वेस्ट है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। उत्तरी दिशा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो ध्रुव तारा है अभी हमने दिखाया था आपको, वो नॉर्थ साइड को प्रतीत होता है। सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह नॉर्थ साइड को दिशा दिखाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति रात में अपने घर को उसी दिशा में जाता था जिस दिशा में उसका घर होता था, या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने एक ध्रुव तारे से सीधा अगर नॉर्थ दिशा में कोई लाइन खींचा, उसी दिशा में अगर आप देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई पड़ेगा। और जो सप्तऋषि है ये 7 तारों का यह समूह है, आपने देखा ही होगा, काउंटिंग किया ही होगा। जो सप्तऋषि है वो एक ही दिशा में फिक्स रहता है, वो अपना जगह स्थान नहीं बदलता है। कह रहा है आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कुछ ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। आगे है दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो सभी तारों के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं लाइट नहीं होता, अपना प्रकाश का मतलब है लाइट, बिजली, करंट, रोशनी, अगर उनके पास अपना प्रकाश और हीट नहीं होता है वे, और जो तारों के सूर्य की रोशनी से जो प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह शब्द जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से लिया गया है। अब क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है कि जो ग्रह है शब्द है
वो किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रह शब्द, जो ग्रह है, ग्रह जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, ये सब ग्रह है, तो ये सारा जो है किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और ग्रह शब्द ग्रीक भाषा, याद ऐसे भी रखेंगे, ग्रह से ग्रह और ग्रह से ग्रीक भाषा, तो इसे भी ऐसे भी याद करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो वही कह रहा है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो पृथ्वी है उसके पास अपना लाइट और हीट नहीं है, और हम लोग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य की हीट से और लाइट से हमारे यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और जो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्यों प्रतीत होगी? क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से लाइटेड होता है, चमकता है, और सूर्य की रोशनी से ही हम लोग हीट और लाइट दोनों ही ग्रहण करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं और आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि यह पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी को चारों ओर घूमता है। इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, और जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए उसे ग्रह कहलाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा ग्रहण करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो यहाँ ये हो गया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। आगे देखते हैं थोड़ा सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी जो सौरमंडल का मतलब है कि जितने सूर्य 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह था, लेकिन 9 ग्रहों में से 2006 में उसे एक ग्रहों को से निकाल दिया गया है। हम आगे देखेंगे उसे। तो सूर्य है, 8 ग्रह है और उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सारे मिल करके सौरमंडल का निर्माण करता है, सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। और उसका जो हेड है वो कौन है? सूर्य है। उसका हेड कौन है? सूर्य है। तो सौरमंडल का क्वेश्चन यहाँ आएगा, सौरमंडल का मुखिया कौन कहलाता है? तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, याद भी रखेंगे कि इसका हेड सूर्य है, क्योंकि सारे ग्रह उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। सूर्य स्थिर है। पहले के ज़माने में क्या था कि भाई कहते थे सारे लोग जो कि सूर्य ही चक्कर लगाता है सारे ग्रहों उपग्रहों के। आप सुबह भी, जो व्यक्ति धरती पर रह रहा है वो सुबह देखता है सूर्य उगता है, तो लगता है कि भाई हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता रहता है। आगे देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी सौरमंडल के बिल्कुल बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य क्या हुआ है? एक तो सबसे बड़ा है और ये गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य के पास क्या है? ग्रेविटेशन शक्ति है। एक तो क्या करता है, वो सारे ग्रहों उपग्रहों को अपनी ओर खींचे भी रख रहा है और गिरने भी नहीं दे रहा है। एक तरह से एक बैलेंस बना करके सूर्य रख रहा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पूरे सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं सभी के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी पर जीवन जो है या किसी भी ग्रह पर, हमें नहीं पता कि किस ग्रह पर और भी लोग रह रहे होंगे, अभी पता नहीं चल पाया है। हो सकता है कहीं दूसरे ग्रहों पर लोग रह रहे हों। तो ऐसे तो आपने देखा होगा, मूवी भी बन चुकी है पीके मूवी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई दूसरे ग्रहों पर भी कुछ लोग होंगे। हो सकता है हमें पता नहीं हो,
हो सकता है उस ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता हो, खैर जो भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो सूर्य है वो सभी ग्रहों उपग्रहों को अपने तरफ खींचे रखता है और एक तरह से बांधे रखता है। कह रहे हैं लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा का महसूस को नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमसे बहुत दूर है, यानी करीब करीब जो है 15 करोड़ किलोमीटर धरती से सूर्य दूर है। अब इतना दूर है, उसके बाद धरती पर इतनी गर्मी पड़ती है, और अगर थोड़ा सा और नज़दीक होता तो क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता? थोड़ा कल्पना करो आप लोग। यहाँ कह भी रहा है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अगर नज़दीक होता या सूर्य के पास जो भी ग्रह उपग्रह हैं वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर, 200 डिग्री टेम्परेचर। तो उतने जहाँ इतना गर्मी पड़ेगा वहाँ रहना संभव ही नहीं है। कोई जीव, कोई जानवर रह ही नहीं पाएगा, वो जल जाएगा। चूँकि सूर्य हमसे इतना दूर है तब हम इतना गर्मी महसूस करते हैं। और इसका रीज़न भी है, केवल सूर्य से गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। पहले पेड़ पौधे भी बहुत अधिक था तो गर्मी थोड़ा कम महसूस होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए। तो इसके लिए भी लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं। और जैसे जंगल कट रहा है तो कितने सारे प्रकार की बीमारियाँ पृथ्वी पर बढ़ती चली जा रही है। तो जंगलों को काटना तो ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए पेड़ पौधों को लगाना भी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और कई सारे एग्जाम में, केवल सीटेट में नहीं, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सूर्य से दूरी के अनुसार 4 ग्रह दे देगा, और आपको मैचिंग करने के लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि। तो आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये केवल जो है रटने वाली बात है, बार बार जब आप पढ़ेंगे। और दोस्तों कभी भी आप रटो मत, आप एक ही चीज़ को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार जब आप पढ़ेंगे, हैबिट डालें पढ़ने का, तो जब आप पढ़ेंगे बार बार तो वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। दोस्तों मनुष्य के पास 2 टर्म की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि जैसे रास्ते में चलते हुए आपने किसी चीज़ को देखा, मान लीजिए किसी लड़की को देखा, तो लड़की को देखा तो आपको लगता है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन 10 सेकेंड में या 2 मिनट में आप उसका फेस भूल जाते हो, या आप उसके जो बनावट है उसको भूल जाते हो। और कुछ चीज़ें जैसे आपने घर में अपने मम्मी पापा को रोज़ देखते हो, अपने दोस्तों को रोज़ देखते हो, 10 साल के बाद अगर आप मान लीजिए किसी शहर में वो चले गए, आप किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, तो क्या आप उन्हें भूल पाते हो? नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि उसे बार बार देखते हैं हम रटते नहीं हैं कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। कभी रटा हमने? कभी नहीं रटा। क्यों? क्योंकि वो जिसे हम बार बार देखते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है वह हम भूलते ही नहीं हैं। इसी प्रकार जब आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और बार बार पढ़िए, कभी भी रटे नहीं आप। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका यहाँ बताया गया है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो इस प्रकार से भी आप उसे याद करने का तरीका याद कर सकते हो। आगे देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। क्लियर है? ये सभी ग्रह क्या होता है, जैसे ये सूर्य है तो 8 ग्रह जो है इनके चक्कर लगाते हैं, ये सारा जो है इसके चक्कर लगाते हैं। जैसे ही इसके चक्कर लगाते 1 साल हो जाता है। दूसरा, ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे घूम भी रहा है, और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी। जैसे एक बार घूमा तो दिन रात हुआ, और आगे भी बढ़ रहा है, तो एक बार जब आगे बढ़ते बढ़ते पूरा यहाँ तक चला आता है तो 1 साल हो जाता है। कह रहे ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए। अब क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि ग्रह
किस तरह चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, या किसी और एग्जाम्पल दे देगा। आपको याद रखना है दीर्घवृत्ताकार में ये कक्षा कहलाते हैं, जिसमें चक्कर लगाता है। ये पूरा क्या है, ये कक्षा है एक तरीके से। इसी में रह करके, अपने ही क्षेत्र में रह करके हर ग्रह उपग्रह अपना चक्कर लगाता है, अपने ही पथ में घूमता है, वो दूसरे के रास्ते में नहीं चला जाता। इसीलिए प्लूटो जो है वो दूसरे के रास्ते में चला जाता था। इसीलिए प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। आगे कह रहा है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, पता ही है आपको। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगता है। बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है, और इसीलिए आप देखना कि जैसे यह सूर्य है और बुध यहाँ पे है, ये फट से चक्कर लगा लेगा। लेकिन अगर कोई बृहस्पति यहाँ पे है, इसको चक्कर लगाने में कितना लंबा डिस्टेंस ढोना पड़ेगा। इसीलिए जो सबसे नज़दीक है वो सूर्य के जल्दी चक्कर लगाता है, लेकिन जो दूर है वो उसको चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ वही कह रहा है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। जुड़वा ग्रह इसलिए जैसे ही संध्या होगा, शाम होगा, संध्या लड़की का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे ही शाम होगा, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, तो वैसे ही देखने आप आकाश में एक सबसे चमकीला तारा चंद्रमा के आसपास दिखाई पड़ेगा, वो शुक्र है। और जो शुक्र है वो पृथ्वी के समान है, बिल्कुल सेम साइज का है, सब चीज़ सेम मिलता है, इसीलिए उसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ हो गया कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो शुक्र को आप याद रखेंगे, चंद्रमा नहीं लगाना है आपको, चंद्रमा का एक अलग जगह है। आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। बौने ग्रह उसे कहते हैं जो एक तो दूसरे की कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे ये सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे शुक्र है, ये बुध है, इस तरह से। अब ये क्या करता था, दूसरे की कक्षा में चक्कर लगा देता था। ये ऐसे चक्कर लगा ही रहा है, ये ऐसे चक्कर लगा। तो जो प्लूटो था वो दूसरे के सर्कल में जाके घूम जाता था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह होने के लिए कि एक तो उसे इंडिपेंडेंट हो, दूसरे की कक्षा में घूमे नहीं, कई सारे और भी क्राइटेरिया है जो इंटरनेशनल यूनियन ने डिसाइड किया था, तो उसमें ये उन चीज़ों का उल्लंघन करता था, इसीलिए 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग पृथ्वी को थोड़ा देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। और साइज में इसका स्थान पृथ्वी का क्या है, 5th पोजीशन है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास, ये देखिए नॉर्थ साइड में ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है, जियोइड। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआब है, कैसा है। तो ये याद रखना है आपको, पृथ्वी का आकार जियोइड है, भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। भू मतलब पृथ्वी, आब मतलब उसी के साइज का, सेम साइज का। तो भूआब का मतलब हो गया कि पृथ्वी के समान आकार का, पृथ्वी के सेम साइज का। आगे है दोस्तों, कह रहा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो 2-3 चीज़ें चाहिए, पानी, हवा, वो दोनों चीज़ है यहाँ पे, और दूसरा भोजन। ये तीनों ही चीज़ हमारे धरती पर अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है। बाकी और भी जो मंगल है, बुध है, शुक्र है, इन सबों पे जीवन
तलाशा तो गया है, खोजा गया है, लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया है। रीज़न क्या है कि ये दोनों ही चीज़ें वहाँ हर जगह प्रचुर मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। जहाँ पे कम होगा या बहुत कम होगा वहाँ पे भी जीवन नहीं गुजार सकता। कह रहा है वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। हवा में क्या है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन क्या करता है, हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं पृथ्वी पर, इसीलिए यहाँ पे जीवन जो है वो पॉसिबल हो पाया है। कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी का जो 2/3 करीब 73% 74% जो धरती का जो सतह है वो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। तो जब ऊपर से आसमान से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो जो पानी का कलर है, जब चारों तरफ पानी ही पानी होगा तो कलर तो वही दिखाई पड़ेगा। और पानी का कलर जो है वो ब्लू होता है, पानी का कलर जो है वो नीला रंग का दिखाई पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी का कलर जो है वो ब्लू कलर का, नीले रंग का दिखाई पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज यहीं रहने देते हैं, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हुआ हो, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप केवल ये वीडियो अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और आगे भी बढ़ाएं ताकि हमारा मनोबल और आगे बढ़े। और मैं इसी तरह से कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को भी और साथ साथ छोटे बच्चों को साथ लेकर के दोनों को लेकर के चल सकूं और दोनों को इससे फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।